लक्की धोबिन का बड़ा बेटा दुबई में धोबी का काम ही करता था, पर वहाँ औरतों को ले जाने का कोई मतलब न था। लक्की की बहू होशियार थी, पर हमेशा सास का मुंह देखती रहती थी। काम भी काफ़ी करवाती थी। लक्की अक्सर मेरे पास ऊपर आकर कहती, देखो बीजी, आपकी चमक छल्लों को मस्खरी का बड़ा शौक है। मना भी नहीं कर सकती, पर देखना भी मुश्किल है। मैं ही जानती हूँ मैं कैसे इसे रख रही हूँ। इसका भाई है तो वो हर दूसरे दिन आया करता है। हम तो सब काम पर चले जाते हैं, पीछे वह जाने और राम जाने। दूसरी बहू को तो आप जानती ही हैं, वह तो मेरे बेटे को ही ले गई। अब वह ससुराल में रह रहा है, सारा दिन वहाँ काम करता है, घर पर तो कभी 4 पैसे नहीं देता। उसकी बीवी ने तो आते ही शिकंजा कस ली, इसीलिए तो उसके साथ ससुराल में ही आकर जाकर बस गया। अब कहने को तो 3 बेटे हैं, पर क्या करूं। लक्की के करुण रस को मैं बहने न देना चाहती थी। मैंने कहा, लक्की, ऊपर से देखती हूँ वह जब भी आता है अम्मा अम्मा करता रहता है, पर तेरा मुंह तो कभी सीधा ही नहीं रहता। यह सब ठीक बात नहीं। लक्की हंसकर बोली, बीजी, मैं उससे ठीक बात करूं तो वह समझेगा मैं उसके ससुराल रहने पर खुश हूँ। मैं उसकी नौकरी की कोशिश कर रही हूँ, लग गई तो फिर मैं इसे ससुराल की चौखट पर पाँव न रखने दूंगी। लक्की का तीसरा बेटा सोनू मेरा ड्राइवर भी रहा, फिर वह कहीं और चला गया। जब मेरे पास था तो वह खाली समय में अक्सर अपनी माँ के पास रहता, उसके कपड़े भी प्रेस करवाता, उसका सामान ढोता, खाना भी वही खाता और डांट भी। मेरे ख्याल में छोटे बेटे पर माँ का प्यार सबसे ज्यादा रहता है। सोनू लक्की के साथ जिद करता तो वह हंस पड़ती थी। लक्की के बेटे सारी कमाई लक्की के हाथ पर ही रखते थे। बीच वाले को लेकर वह परेशान रहती, पर जो जमीन खरीदकर उसने घर बनवाना शुरू किया, उसमें बीच वाले बेटे का भी पूरा हक रखा। लक्की कहती, बीजी, अभी तो सारी कमांड मेरे ही हाथ में है, जब नहीं रहेगी तब देखूंगी। आपकी यह चमक छल्लो आजकल तो आसमान पर रहती है। मेरा बेटा अब की आएगा तो फिर नहीं जाएगा। मैंने घर के बाहर एक दुकान बनवा ली है, 2 कमरे रसोई है, बाकी का धीरे धीरे बनता रहेगा। अब बेटा आएगा तो बहू को डॉक्टर को भी दिखाना है, बाल बच्चे होंगे तभी ये भादों की नदी थमेगी। और जब से मझले के बेटा हुआ है तब से मेरी चिंता और बढ़ गई है। बस मेरा बेटा आ जाए, दुकान भी खोल लेगा। उसकी मर्जी हो तो भले अड्डे पर भी आए, दुकान तो मैंने अभी अपने नाम पर ही रखी है। लक्की ने हमारे घर के नीचे गली में एक बड़ा ऊंचा टेबल रखा हुआ था। टेबल के नीचे पानी का घड़ा, कोयले, पुराने कपड़े, घर से लाई रोटी और 1-2 स्टूल रहते थे। रोटियों के डिब्बे सभी एक तरफ रहते थे, वहीं अचार के डिब्बे, एक पॉलीथीन में हरी मिर्च, प्याज और साफ सुथरे कपड़े में रखी पोटलियां, रोटियां। वह जगह हमेशा एक आत्मीयता से भरी रहती। लक्की और उसकी बहू के अलावा भी कोई न कोई आया करता। अक्सर लक्की की बेटियां भी कभी कभी बच्चों को स्कूल से लाकर वहीं मिलवाने ले जाती। लक्की नत्थू हलवाई से पूरी छोले मंगवाकर सबको खिलाती और हंसती रहती। मोहल्ले में किस नंबर की कोठी में क्या घट रहा है, इसकी पहली खबर उसी अड्डे पर पता चलती। लक्की की बहू चमक छल्लो खूब स्मार्ट, चुस्त दुरुस्त और चार जरब थी। अक्सर वह चुप रहती, पर शातिराना तरीके से मुस्कुराती रहती। सास भी कम कानिया न थी, वह उसे कुछ न कहती। उसका छोटा बेटा सोनू जब मेरे पास था तो अम्मा की सब खबरें देता था।
वह कहता, अम्मा तो सबसे पैसे धरा लेती है, उसकी मर्जी के बगैर घर में कोई कुछ खरीद कर नहीं ला सकता। मैं अपनी सारी तनख्वाह पहले ही दिन उसे दे देता हूँ, पर ऊपर से जो मिलता है उसकी मैं अम्मा को हवा भी नहीं लगने देता। चोरी छिपे भाई भी भाभी को अलग पैसे दे जाता है। अम्मा से तो एक रुपल्ली निकलनी भी मुश्किल होती है। अम्मा तो बहुओं से कहती है, सिर पर सरसों का तेल लगाओ, वह सबसे अच्छा होगा। मैंने एक दिन अम्मा से कह दिया, आजकल सरसों का तेल कौन डालता है, तुम्हारी छोटी बहू आएगी तो घिया कार्पन कियो कार्पिन डालेगी। भाभी तो चमेली का ही डालती है। मैं और सोनू दिल खोलकर हंसे थे। राजू के भाई के जब बच्चे हो गए तो सोनू कहता, बीजी, बच्चों को स्कूल में जाने के वक्त अम्मा रोज चवन्नी देती है। घर में सारी गोलकें चवन्नियों से भर गई हैं। कभी कभी मैं ही पार कर लेता हूँ। सोनू की शादी हुई तो लक्की ने मुझे लड्डू लाकर खिलाए। याद नहीं आ रहा उसकी शादी में मैं गई थी या नहीं। लक्की कहती, आपका राजू कल पहली बार ससुराल जा रहा है, उसके लिए बाबूजी का बूट दे दो और अपनी बहू के लिए कोई साड़ी भी निकालना। कभी कभी वह अपने लिए भी साड़ी मांगती थी। बहुत संजीदा होकर कहती, बीजी, मेरे देवर के पोते की शादी है, कोई साड़ी निकाल दो, मैं ऊपर आ रही। तो ये है पद्मा सचदेव का इन दिन, एक धोबन के साथ। कितनी खूबसूरत कथा, और ये सचमुच ऐसे ही होता है। मेरे पास भी ऐसे किस्से हैं मेरे घर से जुड़े हुए। मुझे इसको पढ़ने में इसलिए मज़ा आया क्योंकि किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ हमारी ज़िंदगियों के समानांतर चलती हैं, है ना। तो सुनने के लिए शुक्रिया। मेरा पाठ एक अद्भुत कृति महान कथाकार पद्मा सचदेव जी की, और इसके साथ उन्हें एक बार फिर सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।